आप एग्जैक्टली मैं युवाओं को बोलना चाहता हूँ। और नहीं, सुखदेव सिंह जी आते ही नेशनल लेवल पे क्यों फेमस हो गए? लोगों को केवल पद्मावत याद है क्योंकि पद्मावत फिल्म में बंसाली की यहाँ कुटाई हुई। क्षत्रिय वही है जो 3600 कौम को साथ लेके चलता है। अकेला रविंद्र सिंह भाटिया, देवी सिंह भाटिया का काम नहीं है। मैं नरेश मीणा मेरे जूनियर हैं, मदद नहीं करेगा। महिपाल सिंह गर्दन कटाने को तैयार है। लोगों ने मुझे कई बार फोन किया वो जाट है, मुझे तो जाति का मालूम भी नहीं था भाई। जो भी क्षत्रिय वर्ग आपको देख रहा है, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज करनी सेना हमेशा हर एक युवा को बोलना चाह रहा हूं, अपने इतिहास को प्रोटेक्ट करना सीख जाओ। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने ही चैनल एसएम के शो पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान हैं जो कि श्री करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना साहब जो कि अपने साथ हैं। सर बहुत बहुत पहले तो आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे, हमारे लिए टाइम निकाला। कोई दिक्कत बहुत 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 सर, ये आपकी जर्नी जो है बड़ी इंस्पायरिंग रही है, खासकर युवाओं के लिए। तो कैसे आपका यहाँ मतलब स्कूलिंग कहाँ से कॉलेज, थोड़ा अपने बारे में शुरुआत कहाँ से हुई सर आपकी? मैं 2000 में जयपुर आया था अच्छा। और कॉलेज के ग्रेजुएशन के लिए मैं यहाँ आया। मैं अग्रवाल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया बीए में, और मेरी ग्रेजुएशन अग्रवाल कॉलेज से हुई। और मणिपाल यूनिवर्सिटी से मैंने बीआईटी करा, अच्छा। बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंजीनियर में की डिग्री मैंने ली। उसके बाद में आप सुना मुखर्जी नगर डीयू से भी आपका कुछ मैं रहा नाता? आईएएस की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली गया था, दिल्ली मुखर्जी नगर। अच्छा और अच्छा वहीं मैंने एमए में एडमिशन लिया ज्योग्राफी में डीयू यूनिवर्सिटी में। अच्छा प्रीवियस ही कर पाया, फाइनल में नहीं दे पाया। मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था उसी दिन में। अच्छा अच्छा। मैं 1.5-2 साल वहाँ रहा, और वहाँ रह के फिर सीधा वापस जयपुर आया। फादर के एक्सीडेंट के बाद में फिर एकदम जो घर की जिम्मेदारियां वो आ गई। कहाँ स्टूडेंट थे, कहाँ एकदम छात्र जीवन खत्म हो गया एक झटके से। अच्छा। और फिर छोटा मोटा काम धंधा चालू किया, कॉन्ट्रैक्टरशिप चालू करी, ठेकेदारी, और कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम भी किया। और इस तरीके से शुरुआत हमने जयपुर से करी। अपनी करणी सेना जो कि फाउंडर श्री लोकेंद्र सिंह जी काली साहब, उनके आपसे सहयोग हो, तो इसका गठन क्यों ऐसा रहा कि इसका गठन करना पड़ा, और कैसे इनकी शुरुआत हुई, कहाँ से इनका पहला आपकी जर्नी कैसे करणी सेना में कैसे? देखिए सर, 2006 में 23 सितंबर 2006 को करणी सेना की स्थापना हुई। होगा। उसके 2-3 महीने पहले काफी सारे ऐसे वाकया हुए जिसके कारण से समाज में एक विरोध था कि ऐसा संगठन होना चाहिए जो समाज की बात करे, युवाओं का संगठन हो। क्योंकि आजकल जो लड़ाई होती है वो युवाओं की है। भविष्य की लड़ाई किसकी है? युवाओं की है। लड़ना किसके लिए? युवाओं के लिए लड़ना है। लड़ना किसको है? युवाओं को लड़ना है। सड़कों पे किसको आना है? युवाओं को आना है। तो क्यों ना जितने भी संगठन थे जिसमें लोग अप टू 60 ईयर ओल्ड लोगों का दबदबा था, वर्चस्व था, ज्यादातर संगठनों आज भी है। चाहे क्षत्रिय महासभाएं कोई भी हो, राजपूत सभाएं कोई भी हो, हर जगह राजपूत सभा है, क्षत्रिय महासभा है। तो वहां वो सीनियर लोग हैं जो बच्चों का, जो यंगस्टर हैं, युवाओं का, उनको पूछना ही नहीं है। उनके बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, न उनकी राय जाननी है कि तुम क्या चाहते हो। वो अपने स्तर पे कर रहे हैं जो 50 साल पुरानी चीज है। कई सारी ऐसी चीजों का अस्तित्व खत्म हो जाता है जो आज की समकालीन चीजों के साथ वो कदम से कदम मिला के नहीं चल पाते। तो एक नया सा कंसेप्ट आया कि राजपूत समाज के युवाओं का एक संगठन बने। हम लोगों ने ये कंसेप्ट कालू साहब को दिया। कालू साहब उससे पहले सामाजिक न्याय मंच में थे। तो न्याय मंच करीब करीब टूट सा गया था, खत्म सा हो गया था। भाटी साहब और कालू साहब भी अपने अपने काम धंधे लग गए थे। तब ये हम लोगों के कंसेप्ट आया कि भैया एक करणी सेना बनाए। उससे पहले बड़े बड़े 2-4 बड़े वाकयात जयपुर में हुए, तो उनका विरोध था। और विरोध का फलस्वरूप ये रहा कि करणी सेना गठन हुआ 23 सितंबर 2006 को। मैं फाउंडर मेंबर हूँ। पहली मीटिंग जो हुई उससे लेके आज तक हूँ। पहली मीटिंग आपकी कहाँ हुई, जयपुर में हुई या? जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम है, प्रताप स्टेडियम चित्रकूट में। वहाँ एक जेडीए कॉम्प्लेक्स था, सामुदायिक भवन था, जो आज वहाँ पे जेडीए का एक ऑफिस चलता है और थाना चलता है, चित्रकूट थाना। उसमें हमारी पहली मीटिंग हुई थी।
अच्छा और मैं वहाँ भी बाकायदा वहाँ था, मैं उस मीटिंग में था, उपस्थित था, और मुझे जयपुर जिला अध्यक्ष वहाँ बनाया गया। अच्छा, आपकी शुरुआत वहाँ से? जयपुर जिला अध्यक्ष के तौर पे मैंने करणी सेना में शुरुआत करी। जयपुर जिला अध्यक्ष के तौर पे मैंने 4-5 साल करणी सेना में काम किया, 2006 से 2010 तक। फिर मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर 2012 में मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो मैं 2-2.5 साल रहा। और आज भी मुझे याद है कि 2006 से 2011-12 तक जब तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने, हम लोग कभी मंच पे नहीं चले, क्योंकि मंच का ऐसा है कि एक प्रोटोकॉल है। आजकल कोई भी आता है, वो पहले दिन मंच की लालसा लेके आता है, मंच पे मैं बैठूं, मंच पे मेरी आगे कुर्सी हो, हाँ, और मेरा भाषण हो, ये हो, फलान हो, ढीकड़ हो। हमारे समर्पण इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने सेना बनाई थी, संगठन बनाया था, और दिमाग में था कि हमें समाज सेवा करनी है। वहां जाके मंच पे मंचासीन नहीं होना है, और मंचासीन में आज भी होना पसंद नहीं करता। और मुझे लगता है कि समाज सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो पहले उस चीज की दिमाग से गफलत निकाल दे कि मुझे मंच चाहिए, मुझे फेमस होना है, मुझे माइक चाहिए, मैं बीच की सीट लूंगा। ये कुर्सी, ये माला, ये माइक, ये अगर दिमाग में नहीं है तो 1,00,000% आप समाज सेवा शुद्ध रूप से कर पाएंगे। नहीं तो आप समाज सेवा करने नहीं आए, आप केवल भाषण देने आए, मंच पे बैठने आए, लोगों को ये बताने आए कि हम पावरफुल हैं या हमारा कुछ ना कुछ है। मैं बोल रहा हूँ कि आप काम करेंगे तो, मुझे चाहे लोग खूब बोलते हैं आपको 19 साल हो गए और आपको खूब साल बाद में आपको लोग जानने लगे, अगर आप सही काम करेंगे, आप एग्जैक्टली मैं युवाओं को बोलना चाहता हूँ, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, वफादार हैं, तो झक मरा के पॉपुलैरिटी आपके घर पे आएगी, प्रसिद्धि आपके घर पे आएगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये मेरा उदाहरण है सबसे बड़ा। 2012 में मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, 2014 आदि क्रॉस कर गई थी, तब मैं हटा भी, सुखदेव सिंह जी को मेरे बाद बनाया गया था, 2.5 साल रहा। ज्यादातर जिलाध्यक्ष भी मुझे नहीं जानते थे राजस्थान के। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि संगठन एक ऐसी चीज है जिसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। उस टाइम में ऐसे खूब सारे लोग संगठन में थे जो टांग खींचने में ज्यादा विश्वास रखते थे। महिपाल सिंह कौन है, हम क्यों नहीं है? और सुखदेव सिंह जी आते ही नेशनल लेवल पे क्यों फेमस हो गए? क्योंकि वो आक्रामक थे, जो मेरी ज्यादा छवि नहीं है आक्रामक। मैं सबको एक पोलाइटली में, स्वभाव मेरा ऐसा नहीं कि आक्रामक नहीं रहता, जिस मामले में होता है, वो होना होता है, वही होता है। और सुखदेव सिंह जी का थोड़ा आक्रामक स्वभाव था, तो उनकी टांग खिंचाई नहीं हुई। अच्छा, मेरी टांग खिंचाई इस लेवल पे हुई कि हर कोई दूसरा आदमी महिपाल सिंह को गिराने में रहता था, और हमें ज्यादा नहीं करने दिया गया कुछ। मैंने जो आइडियाज काली साहब को दिए, उनको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। मैं अगर जिलाध्यक्ष अपॉइंट करता था कि जिलाध्यक्ष बनाना था, उनको 6 महीने 8 साल भर लग जाता था बनाने में, और वो जिलाध्यक्ष कहीं ना कहीं कुछ और संगठन में चले जाते थे। तो ऐसे करके ये मामला हुआ, और 2014-15 में फिर सुखदेव सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और 2016 में मुझे वापस प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 16 में जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो खूब सारे बड़े बड़े उस टाइम समाज के खिलाफ ऐसे खूब सारे 2016 से एक वाकया याद आता है कि 2016 में आपके तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कहानी की गई पद्मावत मूवी में। माता पद्मावत की कुछ सीन को लेकर आपको आपत्ति थी, उन्होंने आपको चेताया भी था कि ये सीन नहीं रहेंगे, या जो भी फिर बंसल यहाँ आए तो उनके साथ मारपीट की क्या आपकी की क्या, वो उसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसा है कि लोगों को केवल पद्मावत याद है, क्योंकि पद्मावत फिल्म में बंसाली की यहाँ कुटाई हुई। उससे पहले 2008 में मेरे ही वो उसमें अंडरटेकिंग में नेतृत्व में जयपुर में एक फिल्म आई थी, जोधा अकबर, जो आज तक राजस्थान में नहीं चलने दी। तो हमने जयपुर से बंद कराया, फिर समझ दिमाग में आया कि जयपुर में नहीं चल रही तो पूरे राजस्थान में नहीं चलने देंगे। तब जयपुर में राजधानी में नहीं चलने दे रहे, तो इतनी ताकत अपनी है तो राजस्थान में कहीं लगने ही मत दे। तो हमने उस टाइम में राजस्थान में कहीं नहीं लगने दी थी। 2008 में अकबर जोधा फिल्म है, आशुतोष गौरीकर की डायरेक्टर थे, और ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय उसमें थी। जोधा नाम की कोई महिला अकबर के साथ नहीं थी, हमने इसका विरोध किया। फिर 2016 में पद्मावती करके फिल्म लेके आए बंसाली जी, हमने खूब मना किया, फिर वो नहीं माने तो वो जयगढ़ में आए, जयगढ़ के किले में हम लोगों ने विरोध किया, उनके लोगों ने हम पे फायर किया, तो हमारे द्वारा वो पिटे।
हमने आज तक कभी चैनल पे नहीं बोला कि महिपाल सिंह ने पीटा या महिपाल सिंह के द्वारा ये कांड हुआ। पूरा देश का युवा इसका श्रेय लेना भी चाहिए। राजपूत समाज का मैं भी अभिन्न अंग हूँ और मेरे द्वारा किया गया काम हर एक राजपूत के लिए किया गया काम मानता हूँ और हम लोगों ने बकायदा उसको सबक सिखाया और पूरे देश में एक मानगी गई कि इतिहास पे कोई भी फिल्म बनाएगा तो राजपूत समाज को पूछ के बनाएगा। हाँ, मैं यही बात सवाल कर रहा था आपसे कि जैसे कोई मूवी बनती है तो सेंसर बोर्ड उसे पास करता है, तो ऐसी कोई मूवी जो आप अपनी हिस्ट्री पे इतिहास पे बन रही है अपने, तो उसको आपको करनी सेना अगर बोर्ड जैसे सेंसर बोर्ड उसको क्लीन चिट देता है, वैसे ही क्या करनी सेना को दिखा के ऐसी क्लीन चिट देनी चाहिए कि हाँ ये मूवी आप रिलीज कर सकते हो या ये सीन आपको कट करने होगा या हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, वो एक बार आप करके ऐसा कुछ होना चाहिए आपके देखिए हमने प्री सेंसर बोर्ड की डिमांड करी थी 2016 प्री सेंसर बोर्ड, ऐसा बोर्ड जो सेंसर से पहले एक प्री सेंसर बोर्ड हो जिसमें हिस्टोरिकल फिल्मों का रिव्यू हो। हिस्टोरिकल फिल्में मतलब इतिहास पे बनने वाली फिल्मों का रिव्यू वहाँ ऐतिहासिक जो इतिहास को जो जानने वाले लोग प्रोफेसर है वो बैठे और बाकायदा उस पर रिव्यू ले, उस पर देखे कि ये इतिहास के ऊपर ही बेस्ड है तो इतिहास को सही तो है, इतिहास को थोड़ा मरोड़ा तो नहीं जा रहा। तो ये बोर्ड की डिमांड हमने तब से कर रहे कि सरकारें नहीं मान रही। सरकारें चाहती है राजपूत समाज की खिलाफत हो, अन्य जातियों के द्वारा आपस में जातियों को लड़ाने का काम सरकारें कर रही है जो गलत है। और मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ ऐसा सेंसर बोर्ड प्री सेंसर बोर्ड बनना चाहिए जिसमें ऐतिहासिक फिल्मों का बकायदा रिव्यू होना चाहिए, बकायदा उन पर ध्यान होना चाहिए कि गलत है या सही है। गलत का देखो अगर सेंसर बोर्ड पास करता है तो गलत बात है, हमें सड़कों पे आना पड़ता है, समाज के युवाओं को सड़कों पे आना पड़ता है जो गलत है। एक हुक्म ऐसे बताया जाता है कि राजपूत जो है वो हमेशा से लीडर रहा है और हमेशा से सभी 36 कौमों को साथ लेके चला है। तो आजकल अपन कहीं न कहीं देखते हैं या चाहे चुनाव के दौरान ही हो, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि हाँ, मतभेद ज़रूर है, लेकिन मनभेद नहीं है किसी से। कुछ होती है, बातें भी होती है, लेकिन अगर अपन थोड़ा पुराना इतिहास में जाए, तो आपको उगम पता हो तो जैसे जोधपुर के दरबार थे अपने राजा मान सिंह जी थे, तो वो बड़े उनकी कानून व्यवस्था उस टाइम बड़ी अच्छी थी। तो उनके एक कविराजा हुए थे बाकीदार जी आसिया, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी मुल्क में अंग्रेज। तो वो जो थी उस किताब में उनमें अपने जैसे भरतपुर है, धौलपुर है, जाट इतिहास के बारे में, जाट राजा के बारे में प्रशंसा की गई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ में ये भी लड़े थे। तो साहब जब आज तो लोकतंत्र है, उस जमाने में राजतंत्र था, तो उनका ही मतलब कविराजा अगर कोई जाट मतलब लिख रहा है और उन्होंने उस मान सिंह ने उस बात को अप्रिशिएट किया कि ये बहुत ही अच्छी चीज है और सब लड़ने के लिए सब साथ में भी लड़े। तो आज कहीं अपन देखते हैं कि थोड़ा ना कहीं जाट राजपूत भले चुनाव में ही हो कहीं ना कहीं दिखता है। तो अपने को इतिहास तो यही बताता है कि वहां से भी प्रेम सा एक भाईचारा तो बना हुआ है। देखिए सर आप जोधपुर दरबार की बात कर रहे हैं तो जोधपुर दरबार के खुद के पैसे से जाट छात्रावास बना हुआ है। वही मैं नहीं कोई अगर राजपूत के लिए गलत बोलता है, राजपूत को गलत दिखाने की कोशिश करता है, राजपूत को गलत बताने की कोशिश करता है कि राजपूत बैर रखता था जातियों से, तो जोधपुर दरबार के खजांची मिर्जा हुआ करते थे। जोधपुर जो जसवंत सिंह जी के जो मेन हेड थे, जो मिर्जा फैमिली के आज से पहले वो जो मैं नाम बोल रहा हूँ मिर्जा जी का, उनकी आज भी स्टेचू लगी हुई है नागौर में जोधपुर में, तो वो हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे जोधपुर के और बाकायदा उनके हाथ में था सब कुछ। और एक कोई शादी थी जोधपुर दरबार के परिवार में, उनके खर्चे को बचा के जाट छात्रावास जाट बोर्डिंग का निर्माण हुआ था। तो राजपूत जोधपुर दरबार जो राठौड़ों के सिरमौर हैं उन्होंने करवाया था। ये तो आजकल के लोग अब बता रहे हैं कि राजपूतों ने कोई शोषण किया, वो किया, फलान किया, सब बकवास बातें। राजपूत समाज ने इस देश में जितने भी निर्माण हुए हैं, आज अगर अंग्रेज आता है तो वो आज भी वो गढ़ किले देखने आता है जिसको राजपूत राजाओं ने बनवाया है। आज भी अगर रेवेन्यू आ रहा है टूरिज्म के नाम पे पूरे देश में, तो राजपूत राजाओं ने बनवाया है। कहीं ना कहीं त्याग तो आजकल सरकारें कई सारी स्टेट में जो चल रही है वो आज तक उन राजाओं की उन गढ़ किलों में उन इमारतों में चल रही है जिन्होंने राजपूत राजा राजस्थान में देखा जाए तो टूरिज्म इतने आते हैं, तो गढ़ पैलेस हिस्ट्री तो कहीं ना कहीं अकेले आमेर में 5 से 10 हजार लोग पर डे आते हैं और करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट करता है वो पर डे। और पूरे प्रदेश के हर एक गढ़ किले की मरम्मत का जो पैसा है वो आमेर से जाता है। इतनी ताकत आमेर में आज भी है। आमेर के किले में ऐसे सैकड़ों किले हैं जहाँ पे आज भी टूरिस्ट आते हैं और वो देखने आते हैं कि वो किस तरीके उस जमाने में क्या
उनका आर्किटेक्ट था, किस तरीके से उन लोगों ने बना दिया। तो पावरफुल लोग थे, पावरफुल पॉजिटिव लोग थे, ऐसे नहीं था किसी के प्रति हीन भावना उनकी थी। अब लोग आज कुछ ही बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाह रहा हूँ, क्षत्रिय वही है जो 3600 कौम को साथ लेके चलता है। क्षत्रिय वो है जो हर एक दलित को, हर एक पीड़ित को, शोषित को, वृद्ध को, महिला को अपनी जाति धर्म गाय के लिए आज भी बाकायदा सड़कों पे आए, उनका साथ सहयोग करे, वो क्षत्रिय है। और यही क्षत्रिय की परिभाषा थी। आज कोई कैसे भी परिभाषित करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पुराने जो एथिक्स है उस पे चल रहे हैं, और इतिहास तलवारों की धार पे लिखा हुआ है। वो किसी शाही के कलम की शाही से मिटने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं। महिलाओं की बात आई, महिलाओं सम्मान के लिए आप काफी लड़ाई लड़े, और अभी रिसेंटली एक जो गुजरात में एक नेता थे बीजेपी के, उन्होंने कुछ हमारी क्षत्राणियों पे कुछ कमेंट कर दिया था। वहाँ वो उसको लेके आपको वहाँ गुजरात गए भी, और काफी भीड़, 10 लाख 15 लोगों की भीड़, 15 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। तो वहाँ पे आपको गिरफ्तारी हुई, आपको नजरबंदी, कैसा क्या रहा मतलब थोड़ा? देखिए सर, महिला किसी भी जाति संप्रदाय की हो, मुझे इस बात का दुख है कि जब बात क्षत्रिय महिला की आई तो केवल क्षत्रिय खड़ा रहा। जब किसी और जाति समुदाय की महिला की बात आती है तब तो हिंदुत्व को पुकारा जाता है, हिंदुत्व की बात आ जाती है, हिंदुत्व की आड़ में लोग करते हैं। जब क्षत्रिय महिला की बात आती है तो हिंदुत्व कहां मर जाता है। एक पुरुषोत्तम रूपाला नाम के व्यक्ति ने अगर राजपूत महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी तो उसके समाज का भी दायित्व बनता था कि ये गलत है, और हम लोग ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों का बाकायदा हम लोग बाइकआउट करते हैं। ये होना चाहिए था, अकेले क्षत्रिय की ये जिम्मेदारी नहीं थी। हमने 5, 7, 10 लाख लोग एक जगह नहीं, 11 बड़ी मीटिंगें गुजरात में करी थी, जिसमें आनंद, सुरेंद्रनगर, जामनगर, अलग अलग जगह, पता ही नहीं कहाँ कहाँ ऐसी जगह, बनासकांठा, आपके कच्छ, भुज, आपके यहाँ राजकोट, 8-10 लाख लोग थे जो आज तक मोदी जी की मीटिंग में, आज तक जो इतने बड़े नेता हो गए उनकी मीटिंग में नहीं रहे, पर हमारी मीटिंग में रहे, क्योंकि बात थी महिला सम्मान की। और महिला के सम्मान के लिए आज भी क्षत्रिय अपनी गर्दन कटवाने के लिए और गर्दन काटने के लिए तैयार रहता है। मेरी माँ बहन पे अगर इज्जत पे बात आएगी तो बख्शेंगे किसी के बाप को नहीं। सर, नेचर को लेके, इन्वायरमेंट को लेके आपका शुरू से ही लगाव रहा है, जैसे कि आपने कई पेड़ पौधे लगाए हैं, जगह जगह सुनने में आता है, मतलब नेचर लवर आप हमेशा से रहे, ऐसा सुना जाता है। तो कहीं न कहीं ओरण भूमि को लेके भी कहीं न कहीं देवी सिंह जी ने पहले अनशन किया था 10-15 दिन के लिए। अभी रिसेंटली देखा जाए तो एक हमारे वेस्टर्न राजस्थान से रविंद्र सिंह जी है, वो भी ओरण बचाओ के लिए अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपकी इस पे क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सर कि ये एक जो मुद्दा है ओरण का, गोचर भूमि का, ओरण का, आज से 3-4 साल पहले देवी सिंह जी भाटी ने किया था, मैं वहां जाके भी आया। 15-20 दिन का बड़ा लंबा चौड़ा उनका विरोध प्रदर्शन था। गलती ये रही कि हम लोग एकजुट होकर हम लोगों ने विरोध नहीं किया। एक नेता कर रहा है तो हम लोग उसको देख रहे हैं कि वो कैसा कर रहा है। अभी कोई नेता, जैसे आपने बोला रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी अकेला क्यों कर रहा है भाई? ओरण क्या आपके लिए काम की नहीं है? सभी के लिए। अपने जो बाप दादाओं ने ओरण भूमि छोड़ी, गोचर भूमि छोड़ी, ओरण बनवाए, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? अपनी परिवार को मिलेगा, अपनी पीढ़ियों को मिलेगा। एनवायरमेंट अपना शुद्ध हो रहा है, अपने को अच्छी हवा मिल रही है, अपने पशु हैं, अपने जो भी गाय है, भैंस है, उनको खाने को चारा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो एक वो जो ओरण एक पवित्र भूमि को बोलते हैं, उस पर अगर कोई सरकार कब्जा करना चाहती है, कोई सोलर प्लांट लगाना चाहती है, तो क्यों भाई? सरकारी जमीनें मर गई क्या? सरकारी जमीनें नहीं है क्या? क्यों ओरण पे कब्जा करे? ओरण भूमि का मतलब सरकार की भूमि नहीं है, ये 3600 कौम के लोगों की भूमि है। छोड़ा क्षत्रिय राजाओं ने, कोचर छोड़ा राजा महाराजाओं ने है। मंदिर के नीचे मंदिर माफी की जमीन होती थी। मंदिर को संचालित करने के लिए कोई दान दक्षिणा आए और चाहे नहीं आए, वहां जो पंडित को बिठाया जाता था, पंडित जी को, और पंडित जी वहां पे अगर कोई एक बहुत उजाड़ में कोई मंदिर है और उसकी सेवा कर रहे हैं, तो उनका लालन पालन, उनका पेट का पालन कैसे होगा, उसका परिवार का पालन कैसे होगा? इसलिए मंदिर की भूमि छोड़ी जाती थी, मंदिर के नीचे मंदिर माफी की भूमि, जिसका खरीद फिरोत नहीं हो सकता आज भी, पर उनमें भी कॉलोनियां कट रही है। ये सरकार को चाहिए, अगर ओरण भूमि पे बात आई तो मैं कहता हूं 3600 कौम के हर एक व्यक्ति को वहां जाके लड़ाई लड़नी चाहिए। अकेला रविंद्र सिंह भाटिया, देवी सिंह भाटिया का काम नहीं है, अकेला कोई और किसी नेता का काम नहीं है, सभी का
ये एक साथ ये टीम वर्क होना चाहिए, तब जाके इस पे आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो ये सरकारें कोई किसी को पूछने वाली नहीं है। और अभी मुझे जहां तक मालूम है कि रविंद्र भाटी पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और ऐसा कुछ होगा तो बकायदा भविष्य में आप समर्थन उनका सपोर्ट करेंगे इधर? देखिए, ऐसा है कि मैं रविंद्र सिंह भाटी नहीं, इस मुद्दे का समर्थन है। मुद्दे का होगा। रविंद्र सिंह भाटी तो समर्थन है, तभी तो यहाँ तक आए हैं। सब राजपूत समाज और छत्तीस कौम के लोग साथ है उनके। पर इस मुद्दे में दम है, मुद्दा बहुत बढ़िया है, मुद्दा दमदार है, मुद्दा खुद को परिभाषित करता है कि औरण की भूमि, चारागृह की भूमि, कोई भी मंदिर माफी की भूमि, इस पे किसी तरीके का कब्जा नहीं होना चाहिए। बाकायदा इस मुद्दे पे मैं साथ हूं। और मैंने लाखों पेड़ कालू साहब के जन्मदिन पे लगवाए हैं, सालों से, लाखों। एक हुक्म आपसे ये मैं पूछ रहा था कि क्षत्रिय के लिए हथियार रखने की अनुमति का एक आपने मुद्दा उठाया था कि क्षत्रियों को हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, तो इस बात को लेके देखिए, जब जब क्षत्रिय कमजोर हुआ, देश कमजोर हुआ है। बाहरी आताताइयों ने जब जब देश पे अटैक किया, क्षत्रियों ने उसका बचाव किया। आज हिंदुत्व है, भगवा है वो क्षत्रिय के कारण से। अपनी एक एक युद्ध में 3-3 पीढ़ियां खपा गए वो क्षत्रिय। और जैसे सिख समुदाय को कृपाण रखने की अनुमति है, वैसे राजपूत समुदाय को भी तलवार रखने की, हथियार रखने की अनुमति होनी चाहिए। क्योंकि राजपूत बेवजह किसी पे कभी अटैक नहीं करता, नियते पे अटैक नहीं करता। राजपूत उस गरीब अबला, गरीब वृद्ध को बचाने का काम करता है जिसके पीछे कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि राजपूत को हथियार रखने की अनुमति वाजपेयी ने बोला था, वाजपेयी जी ने, और बाकायदा लोकसभा में बोला था कि एक पूरी जाति को हथियार छीनकर हमने पंगु बना दिया है और अपने भारत को कमजोर कर लिया है। जब अगर एक देश का प्रधानमंत्री ये बोल सकता है और बाकायदा ये मान सकता है कि साहब राजपूत से हथियार छीनना इस भारतवर्ष की सबसे बड़ी भूलों में से एक है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, इस भूल को सुधारा जाना चाहिए। तो एक और अभी मुद्दा चल रहा है सर, सब लोग इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा को लेके, क्योंकि बताया जाता है कि जब भाषा ही नहीं रहेगी तो संस्कृति कहाँ बचेगी। राजस्थान की संस्कृति अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे रिच संस्कृति मानी जाती है, कि हर कोई आके देखना चाहता है कि हाँ राजस्थान की संस्कृति है। तो लोग बताए भाई, ये जाहिर सी बात है, जब भाषा नहीं रहेगी। लोढ़ा सर ने भी उनका समर्थन किया, सर राजवीर सर से, रविंद्र, और ये तो कई सालों से मुद्दा चलता आ रहा है। तो भाषा नहीं बचेगी तो संस्कृति भी नहीं रहेगी। तो इस पे आपके क्या विचार है सर? देखिए सर, बिना भाषा के व्यक्ति बिना पूछ के गधे की तरह होता है, और आपस में संवाद नहीं कर पाएंगे तो फिर जानवरों में और मनुष्यों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। और संवाद अपने मन की अपनायत की भाषा से हो। आप हिंदी में कोई चीज बोलेंगे, हो सकता है आपके मन से वो नहीं निकले। आप इंग्लिश में बोलेंगे, हो सकता है इंग्लिश में सभी, अब काका बाबा वो अलग से शब्द नहीं है, एक अंकल है, नाना नानी मामा मामी काका काकी सबके लिए एक आंटी है। अपने मारवाड़ी में काकी, हाँ, बड़ी माँ, बुआ, भतीजी, सब अलग अलग है। कौन है तो भी कोई ध्यान है कि वो पर्टिकुलर है। तो मारवाड़ी तो यान को शब्द है मन भरे, कोई चीज मन भरे यहाँ पर रोटी खावा, और हो सके बाजरी की रोटी मन भरे, तृप्ति है, तृप्ति बाजरा की रोटी हुए। मारवाड़ को आदमी तो बाजरो नहीं खाओ जब तक तृप्ति को नहीं हुए। तो तृप्ति से तक बाजरा की रोटी बाचोड़ी मिर्चा नहीं हुए, जब तक नहीं हुए। तो बयान को ये, जब तक मारवाड़ी में आप बात नहीं करा, मारवाड़ी घुट तो रहे आदमी, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, कोई फर्क कौन पड़े। तो मारवाड़ी ने आपा कमजोर, हाँ, जो आपा अपने देश की भाषा ना आपा मान्यता कौन दिला पा रहा, ये अपनी कमजोरी है, किसी और की नहीं है। गद्यांश रहे हिस्ट्री अपनी सारे देखा जाए तो हर जैसे पंजाब ऐसे सबको मिली हुई है, गुजराती है, पंजाबी है, बंगाली है, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी भाषाओं का, मिलनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में गद्य देखो आप, कितने बड़े काव्य रचनाएं हैं राजस्थान की। देखा जाए तो आज से आजादी से पहले जो अपने जो भी जमीनों के पट्टे वट्टे वो थे, सब मारवाड़ी में कहाँ थे? सब मारवाड़ी में। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जितने भी मंदिर देवरे मठ है राजस्थान में, सबके शिलालेख मारवाड़ी में है। और पुराने जितने भी पट्टे हैं, जागीरों के पट्टे हैं, जागीरों के जो ताम्रपत्र है वो मारवाड़ी में है। पर अब क्या हो गया कि जब आजाद भारत में मारवाड़ी में नहीं करके हम हिंदी में बात करें, हिंदी में ठीक है, देश की भाषा है, मातृभाषा है, पर मारवाड़ी हमारी यहाँ की भाषा है, हमारे दिल की भाषा है, हमारे राजस्थान की भाषा है, इसको मान्यता मिलनी चाहिए। मैं सभी राजस्थान के हर एक व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूँ, इसके लिए आप बाकायदा
कोई भी आंदोलन हो आप इसमें पार्टिसिपेट करें, लड़े। अपनी भाषा ने अगर मान्यता नहीं मिलली तो थाका बच्चा मारवाड़ी कहीं हुए है, मारवाड़ी बोलता देख रहा सला जगह मारे सागे भी हो रही है कि मेरे बच्चे खुद ये बोलते हैं कि पापा ये आप मारवाड़ी में क्या बात करते हो। उनको अच्छा फील नहीं होता, उनको प्राउड फील नहीं होता है। प्राउड फील तब होगा जब हर एक व्यक्ति मारवाड़ी में बात करेगा, हर एक आदमी अपनी भाषा में बात करी, अपनी भाषा में बतलाई और आपने हालचाल पूछी, जद बे प्राउड फील करी। प्राउड होनी चाहिए। हर एक स्टेट का लोग, पंजाबी पंजाबी पर आपको प्राउड फील करे, गुजराती प्राउड फील करे, मराठी तो हिंदी बोलबो कौन चाहे, साउथ का लोग हिंदी बोलबो कौन चाहे। मराठी लोग तो हिंदी बोलते हैं, मराठी नहीं आती है उनको पीटते। हाँ, कि आपको अगर महाराष्ट्र में वो रहना है तो तो मराठी आनी गलत है। चाहिए। वो तो अब वो चित्रवाद फैला रहे हैं, अलग बात है। पर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। हमारी मातृभाषा राजस्थानी है और हमारे भगवती की कृपा है कि हमारी हाल तक की पीढ़ी बहुत बढ़िया तरीका हूँ मातृभाषा जाने है और मन लागे कि मातृभाषा में अपन बोलना भी चाहिए। मातृभाषा होगा हम अपनी, जैसे मारवाड़ी, ये राजस्थानी। अब कई लोग कह रहे कि भाई ढूंढाड़ी, कोई कह रहे शेखावटी, या ये तो एक उपना, मोटा मोटा देखा जाए तो भाषा तो एक ही है। थोड़ा सा वो अब मारवाड़ी में कहा होता है 7 कोस में भाषा पानी बदले, वह पूरे देश में पूरे देश में कोई बोल रहा है कि मारवाड़ी राजस्थान में बदल रही है, गुजराती भी हर हर 7 कोस जगह में, हर एरिया में अलग है। यस यस एग्जैक्टली, पंजाबी तमिल में भी- बदल रही है, पंजाबी बदल रही है, गुजराती बदल रही है। ये तो बकवास बातें हैं जो कोई बोल रहा है। हाँ। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और बाकायदा अपनी भाषा को मान्यता मिले। क्षत्रिय की बात जहाँ के भी आती है कि क्षत्रिय हमेशा से पीढ़ियों से लड़ता है, आगे अभी भी लड़ ही रहा है, आगे भी हमेशा जहाँ भी जरूरत होगी स्टैंड करेगा। तो अभी देखा जाए तो अभी रिसेंटली एक अपने पाकिस्तान के अमरकोट के राणा आमिर सिंह के कुंवर है, करणी सिंह जी, वो अभी उनका एक बयान वायरल हो रहा है। वो अपनी जनता को संबोधित कर रहे हैं, उसमें सब कास्ट के हिंदू, अल्पसंख्यक है हिंदू पाकिस्तान में, और एक इतनी बड़ी इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे जाके वो बोल रहे हैं कि न तो मैं आपको गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, न आपको नौकरी की बात कर रहा हूँ, न मैं स्कीमों की बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक ही बात कर रहा हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हो गया वहाँ से पीछे नहीं हटूंगा। और जे कोई मानू, जे कोई आदमी मेरे मानू पे चर जोरू और जमीन पे हाथ डाला, तो जैसे सपेरा कैसे सांप में हाथ डाल के सांप को बाहर निकालता है, वैसे मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो क्षत्रिय की देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, सब इस्लामिक कंट्री में जाके ऐसा बयान। देखो ऐसा है, अगर यही वो स्टेटमेंट अगर इंडिया में दिया होता करण सिंह जी ने, तो उसमें बवाल मच जाता। देखो किस तरीके की बात कर रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान में दिया तो उनको सराहा नहीं जा रहा है। तो पाकिस्तान में अपने वालों की औकात नहीं है कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में जाके कुछ बोल दे। वो पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, अमरकोट ठिकाने के बाकायदा कुंवर है, और वहां के जो ठाकुर हैं हमीर सिंह जी। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, करणी सिंह जी हमारे यहाँ के जमाई हैं। मेरा ननियाल है कानोता नायला, उसके बीच में रतनपुरा, और वो कानोता ठाकुर मान सिंह जी कानोता जो हैं उनके दामाद हैं। और मेरे लिए सम्मानीय है करणी सिंह जी। अगर उन्होंने बोला तो बाकायदा दमदार, वो आज से नहीं बोल रहे हैं। उनके पिता हमीर सिंह जी वहां से एमपी रहे हैं कई बार, और बाकायदा जनप्रतिनिधि रहे हैं, और बाकायदा वो बोलते हैं कोई भी सरकार रही हो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने किसकी सरकार है, पाकिस्तान में किसकी है, उसका क्या, उनका कोई आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपके कॉलेज टाइम के सहपाठी रहे, अभी राजस्थान के उपचुनाव में नरेश मीणा का जी, उनका कोई एसडीएम थप्पड़ का कुछ वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें आपने निष्पक्ष जांच की कुछ मांग की, आपने बात की। तो किस तरह से आपकी ये जातिगत तो कोई है वो है नहीं आपकी, लेकिन फिर भी आप उनको स्टैंड कर रहे हो, बैक कर रहे हो, तो कैसे क्या रहेगा? देखिए ऐसा है कि जाति से बढ़ के होता है एक मित्रता का भाव, मित्रता का संबंध बहुत बड़ा संबंध है। और राजस्थान विश्वविद्यालय में नरेश मीणा मेरे जूनियर हैं, और बात जूनियर सीनियर की नहीं है, बात साथ की है, सहयोग की है। और नरेश मीणा अगर महिपाल सिंह की तरफ देखकर ये भाव रखते हैं कि मेरी महिपाल सिंह मदद करेगा, तो 1,00,000% मित्र होने के कारण से महिपाल सिंह मदद नहीं करेगा। महिपाल सिंह गर्दन कटाने को तैयार है। नरेश मीणा ने अगर गलत किया है तो आप निष्पक्ष जांच कीजिए, हमने ये बोला। और अगर एसडीएम ने गलत किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो राजपूत समाज का होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने मुझे कई बार फोन किया वो जाट है, मुझे तो जाति का मालूम भी नहीं था भाई। मुझे तो ये देवरी उनियारा में जाट एसडीएम क्यों है, तो क्योंकि वहां से एमपी मीणा है, वहां से एमएलए मीणा है, तो मैंने सोचा एससी एसटी का ही कोई होगा, कोई मीणा ही हो सकता है, कोई और हो सकता है, राजपूत हो सकता है। जाति देख के मैंने किसी का स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने मेरे मित्र के पक्ष में स्टेटमेंट दिया है।
आगे भी कोई मेरा मित्र, अगर कोई जाट होगा, कोई मीणा होगा, कोई गुजर होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रता पहले है, सामने वाला किसी भी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रता का भाव अगर आप रखते हैं तो आप साथ सहयोग के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आगे भी कोई भी मित्र मुझे आवाज लगाएगा, कोई भी जाति बिरादरी का, तो जैसे नरेश मीणा के लिए हम लोग स्टैंड लेके खड़े रहे, उसके लिए भी हम खड़े रहेंगे। एक अभी काफी विवादित मुद्दा रहा देश, न कि प्रदेश राजस्थान में, नेशनल लेवल में भी सूरजमल जी हाड़ा की जो उनकी छतरी के साथ छेड़छाड़ की गई, तो वहाँ पे आपने फिर जागरण का, उनकी प्रतिमा का वापस करने का, तो उन्होंने कई बयान लिए कि प्रशासन से वो अनुमति लेनी होगी, तो फिर आपने एक प्रमाण भी दिया कि जमीन अभी भी उनकी खातेदारी में है। क्या वो थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, सूरजमल जी हाड़ा जिन्होंने बाबर से युद्ध लड़ा, भारत का शासन प्रशासन सरकार पिछले 78 सालों से 80 सालों से बाबरी मस्जिद के ढांचे से लड़ रही थी, और उनसे भी वो लोग पार नहीं पटक पाए। सूरजमल जी हाड़ा वो व्यक्ति जिन्होंने बाबर से सीधा युद्ध लड़ा राणा सांगा के साथ, और उस व्यक्ति की छतरी गिरा दी जाती है। इससे ज्यादा कमजोरी, इससे ज्यादा घृणित शब्द, घृणित बात इस देश के लिए नहीं हो सकती। तक पराक्रमी होगा, उसकी छतरी कितनी तेजस्वी होगी, तुमने कैसे गिरा दी भाई। और बोल रहे कहीं और तुम वो ले लो, जगह ले लो, हमें बोला गया था कहीं और जगह ले लो। जगह का ये वो होता है, महत्व होता है। महत्व जगह का है, जहां पे उनका अंतिम संस्कार हुआ वहीं पे छतरी होनी चाहिए थी। इसलिए हम लोगों ने ये लड़ा, और बकायदा अब छतरी वहां बन रही है, सरकार बकायदा झुकी और छतरी वहां बन रही है। ऐसा कोई भी कुछ, हम लोग अब आने वाले दिनों में छतरियों के लिए, मठों के लिए, मंदिरों के लिए, जहां जहां जीर्णोद्धार होना है, हम लोग एक नया सा प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। हर एक गांव में जहां भी कोई पुराने, कोई भी जाति बिरादरी के व्यक्ति की अगर छतरी बनी है, जिसने इस देश के लिए, इस माटी के लिए बलिदान दिया है, उस व्यक्ति के लिए हम लोग बकायदा उसकी छतरी का जीर्णोद्धार करवाएंगे। जो उनसे उनके इतिहास के लिए लोगों को बताने वाली बात है, वो सब कुछ हम लोग चालू करने में है। एक अभी जो भी अपने को राजस्थान से या गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी या इंटायर इंडिया से जो भी क्षत्रिय वर्ग आपको देख रहा है, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज? करनी सेना हमेशा उनके लिए खड़ी। देखिए साहब, मैं पिछले 19 साल से करनी सेना का संचालन कर रहा हूँ। जिला अध्यक्ष के तौर पे किया, प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे किया, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे किया, फिर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे किया, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। और मैंने मेरे जीवन के अनमोल 19 साल समाज को दिए हैं। दलाली करने के लिए नहीं दिए, समाज को एकजुट रखने के लिए दिए, समाज को ताकतवर बनाने के लिए दिए, और अपनी जो कमजोरी है समाज की, उसको खत्म करने के लिए दिए। कमजोरी, समाज में कमजोरी की जरूरत है। समाज ताकतवर तब बनेगा जब हम, हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारी जो गलतियां हैं, उनका हम निस्तारण करें। पहले समाज से चालू करें। लोग बोलते हैं कि आप समाज, आप जातिवादी बात करते हैं, तो मैं बोल रहा हूं किसी और जाति को गाली निकालना जातिवाद है। अपनी जाति की भलाई करना, भलाई की बात करना, अपनी जाति की अच्छी बात करना, वो जातिवाद कतई नहीं है। मैं मेरी जाति पे गर्व करता हूं। अगर मैं हरिजन होता तो भी मैं मेरी जाति पे गर्व करता। अगर मैं चमार होता, अगर मैं यादव होता, अहीर होता, जाट होता, कोई भी होता, मुझे जाति पे गर्व होता। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे मेरी जाति पे गर्व है, जिसमें मुझे जन्म लिया है। ये भगवान का किया हुआ काम है। भगवान ने मुझे राजपूत पैदा किया, तो मुझे राजपूत होने पे गर्व है। और मुझे मेरे इतिहास पे, मेरे लोगों पे, और मेरे हर एक उस ऐतिहासिक पात्र पे गर्व है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दे दिया। और हर एक युवा को बोलना चाह रहा हूं, अपने इतिहास को प्रोटेक्ट करना सीख जाओ, नहीं तो जिनका इतिहास नहीं होता उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये महिपाल सिंह बोल रहा है, और पहले भी कई ऐसे लोगों ने बोला है। रोम जैसी सभ्यताएं खत्म हो गई, मिस्र जैसी सभ्यताएं खत्म हो गई, मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं खत्म हो गई, जो बड़ी सभ्यताएं थी। आप इसलिए खत्म नहीं हो रहे हो क्योंकि आपने अभी तक अपने इतिहास को अवैध के रखा है, सहेज के रखा है। आप खड़े हो जाएं अपने इतिहास के लिए और बाकायदा प्रोटेक्ट कीजिए। आने वाली पीढ़ी को बोलना चाह रहा हूं, महाराणा प्रताप कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, वीर दुर्गादास राठौड़ कौन थे, मिहिर भोज कौन थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। नहीं तो लोग अपना बताकर उनकी जन्म जयंतियां मनाएंगे, उनके स्टेचू लगाएंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। इससे पहले आप खड़े हो जाएं, चेत जाए, जग जाए, और इसका संरक्षण कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप जैसे बताते हैं कि मैं एक आम राजपूत हूँ, आम राजपूत के लिए लड़ता हूँ,
लेकिन बताया जाता है कि आप पृथ्वीराज जी चौहान के 34वीं पीढ़ी के वंशज रहे हैं। देखिए सर, 34वीं पीढ़ी का वंशज वो मेरी क्लेन है, वंश वृक्ष जिसको बोलते हैं। मेरी पीढ़ी पृथ्वीराज चौहान से चली है, ये 34वीं पीढ़ी में। हर कोई व्यक्ति राजा नहीं होता है। 5 भाई है, उसमें से एक बड़ा भाई ही राजा बनेगा। 4 भाई छोटे भाइयों में चले जाते हैं, फिर वो आगे छोटे भाइयों में चले जाते हैं, वो चलते चलते आम राजपूत कब बन जाते हैं उनको मालूम नहीं होता। तो मैं उन्हीं आम राजपूतों में से हूँ। था मैं पृथ्वीराज चौहान का खून, आते आते 34वीं पीढ़ी तक अब आम राजपूत की गिनती में हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से जरूर है, पर आम राजपूत की गिनती में हम लोग आते हैं। मेरे आज भी जो बड़े हैं वो मेरे गांव के ठाकुर हैं, तो वो है गांव ठाकुर। आज से 4 पीढ़ी पहले मेरे भी दादू साहब गांव ठाकुर थे, 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले मेरे भी दादू साहब गांव ठाकुर थे। तो वो अब एक ही आदमी ठाकुर हो सकता है, गांव का राजा हो सकता है। तो ये कोई बात नहीं है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, 34वीं पीढ़ी से है, मुझे गर्व है पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी में जन्म लेने का। और पृथ्वीराज चौहान पे पूरे देश को गर्व है। 4 5 24 गज अंगुल प्रमाणता ऊपर सुल्तान है, मत चूका चौहान। तो मैं उनकी पीढ़ी से हूँ। चूकते तो हुक्म आप भी नहीं हो, 4 बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार, जबरदस्त। करणी सेना के नाम से आप चलाते हैं, करणी सेना आपकी है, तो माता जी का कहीं ना कहीं कितनी आपकी कृपा या कितना आशीर्वाद आप पे रहा है, इस पे आपका क्या है? देखिए सर, करणी सेना करणी माता के नाम से देशनोक जिरानी करणी माँ, और करणी माँ के नाम से जो संगठन हमने चलाया, मैं खुद को मानता हूँ कि अगर महिपाल सिंह, अगर आपके सामने आज कुछ भी है, अगर 5 आदमी मुझे जानते हैं, तो वो केवल करणी माता के कारण से। वो ताकत है करणी माता की, जो महिपाल सिंह ने इस करणी सेना को नेशनल लेवल पे ले गई। खुद के नाम की संस्था को माँ करणी लेके गई है। महिपाल सिंह, लौकन सिंह जी, कालवी, अगर कोई भी बोलता है कोई फलान डीकड़ ये वो, किसी की औकात नहीं है माता जी के। इस संगठन को वहां तक ले जाने में खुद माँ भगवती का ही साथ सहयोग है। तो भंसाली जैसे कांड, वो पता ही नहीं, अभी हमने रूपाला जैसे कांड, लाखों लोग इकट्ठा करना, एक आवाज भी अगर लाखों लोग आ रहे हैं, तो वो माँ करणी का माँ करणी का बुलावा है लोगों को कि भैया आना पड़ेगा। तो मेरी औकात नहीं है। माँ करणी आशीर्वाद बनाए रखे करणी सेना पे, सभी लोगों पे, करणी सैनिकों पे, और हर एक व्यक्ति 3600 कौम के लोगों पे माँ करणी का आशीर्वाद रहे। तो इस देश में, इस राज्य में समृद्धि रहे, सुख समृद्धि रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा मानना है।